हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की और थर्ड चैप्टर आप लोगों का चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स पर बात कर रहे हैं। कुछ सेशन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं और कुछ टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे आज के सेशन में, ठीक है ना। तो लास्ट सेशन में आपने देखा था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड को आप लोगों ने समझा था, साथ ही आपने कुछ ऑक्साइड को आपका क्लासिफाई किया था एम्फोटेरिक में, न्यूट्रल में, एसिडिक में और आपका एल्कलाइन में, ठीक है ना। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आज का क्वेश्चन लिखिए। गिव रीजन। प्रश्न है आपका कारण बताइए, ठीक है। चलिए किस चीज का कारण बताना है, फर्स्ट लिखिए। Zinc oxide is considered an amphoteric oxide. Zinc oxide zinc oxide is considered as an amphoteric oxide, ठीक है ना। जिंक ऑक्साइड को एक उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। बताइए क्यों, कारण बताना है आपको। तो सिंपल सी बात है, जिसको भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपका कहा जा रहा है, एम्फोटेरिक या उभयधर्मी का अर्थ है, उभय वर्ड जब भी आता है इसका मतलब दो चीजों की बात की जा रही है। और यहाँ पर दो चीजें कैसी हैं, दो ऑक्साइड है, एक एसिडिक ऑक्साइड है आपका और दूसरे एल्कलाइन ऑक्साइड है या बेसिक ऑक्साइड है। तो ऐसा कोई ऑक्साइड जो दोनों की तरह व्यवहार कर रहा है, एसिडिक की तरह भी और एल्कलाइन की तरह भी, उसको आपका एम्फोटेरिक कहा जा रहा है। तो जिंक ऑक्साइड क्या करता है, वो अम्लीय ऑक्साइड की तरह भी बिहेव करता है और क्षारीय ऑक्साइड की तरह भी बिहेव करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है ना। तो रीजन लिखेंगे यहाँ पर, कारण क्या है इसका। बिकॉज इट शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। यह है अम्लीय तथा क्षारीय दोनों के समान, दोनों क्या, ऑक्साइड व्यवहार करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए सेकेंड लिखिए। metals conduct
इलेक्ट्रिसिटी। धातुएं विद्युत का चालन करती हैं, ठीक है ना। चलिए रीजंस लिखिए हम। रीजन क्या है? कारण बताओ। धातुओं में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जहां फ्री इलेक्ट्रॉन है वहां मूवमेंट होगा, तो आसानी से मूव करेंगे, ठीक है ना। उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं आपको। ओके, सो बिकॉज दे कंटेन because they contain free electrons which can move easily, through the metal through the metal and conduct electric current, ठीक है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके कारण वे विद्युत का चालन करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आपका। among aluminium and iron which rust easily और which corrode easily, ठीक है ना। आपका एल्यूमिनियम और आयन के बीच में अगर आप देखेंगे, बीच का मतलब है उन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो किसकी रस्टिंग जल्दी होगी, ठीक है ना। एल्यूमिनियम और आयन में से किसका संक्षारण शीघ्र होगा या आसानी से होगा, ठीक है ना। इजीली है ये एल। तो आयन की आपकी रस्टिंग यहाँ पर आसानी से होती है। देखो होता क्या है, आयन की रस्टिंग आपकी जल्दी होती है। एल्यूमिनियम के केस में होता क्या है, एल्यूमिनियम अपने बाहर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म कर देता है, जिससे उसकी रस्टिंग नहीं हो पाती है। समझ रहे हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में आपका क्या होता है, आयन को आपका एल्यूमिनियम के अंदर भी कवर करके रखा जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, एक प्रोटेक्टेड आपकी शीट या कवरिंग तैयार कर रहा है अपनी बाहर। ओके, तो आप लिखेंगे आयन रस्ट इजीली
ऑन द अदर हैंड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑन द अदर हैंड, does not corrode easily, because its surface is protected by a layer of aluminium oxide, ठीक है। लोहा आसानी से संक्षारित होता है, लोहा आसानी से संक्षारित होता है। दूसरी ओर एल्यूमिनियम अपने चारों ओर Al2O3 की परत बना लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। What are the conditions necessary for rusting of iron, ठीक है। बताओ कौन कौन सी कंडीशन आवश्यक है अगर रस्ट होना है, ठीक है ना, रस्टिंग होनी है, जंग लगना है। जंग लगने के लिए आवश्यक शर्तें आपने एक टॉपिक देखा है, तो उस आवश्यक शर्तों में आपका क्या क्या होना चाहिए बताओ। एयर या वाटर आपका होनी चाहिए, एयर होनी चाहिए, और ऑक्सीजन जिसको आप बोलेंगे वो होनी चाहिए। और सेकंड आपका क्या होना चाहिए यहाँ पर, मॉइस्चर या वाटर होना चाहिए, ठीक है ना, या आप मॉइस्चर बोल सकते हो, ठीक है। ये दो चीजें होंगी तभी जंग लगेगा। इनमें से अगर एक का भी सप्लाई आप लोग तोड़ देते हो, अगर ऑक्सीजन नहीं है, नमी नमी है, तब भी आपका रस्टिंग नहीं होगी। अगर सिर्फ आपका ऑक्सीजन है, मॉइस्चर नहीं है, तब भी आपका रस्टिंग नहीं होगी। तो दोनों आवश्यक। चलिए, एक टॉपिक है आपका मेटल्स, क्वेश्चन में लिख लो। राइट द नेम ऑफ मेटल्स एंड देयर कोर्स, ठीक है ना। अयस्क का नाम लिखना है और उनका मेटल का नाम लिखना है, ठीक है ना। चलिए, आंसर में एक साइड लिख लो मेटल, ठीक है ना, और उनके जो अयस्क है, ओर्स है, उसका नाम भी लिख। चलो, पहला लिख लो, फर्स्ट लिख लो आप, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का अयस्क होता है आपका, बॉक्साइड।
है ना, बॉक्साइट Al2O3 NH2, ठीक है ना, ये होता है। और नेक्स्ट लिखो आयन, इम्पोर्टेंट लिख लो, ठीक है ना। आयन का आपका लिख लो हेमेटाइट, हेमेटाइट Fa2O3, ठीक है, हेमेटाइट होता है। और मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट सिडेराइट, सिडेराइट, Fe3O4 होता है मैग्नेटाइट, Fe3O, ठीक है। सिडेराइट में FeCO3 कार्बोनेट, FeCO3, ठीक है ना, ये होता है। एंड और होता है आयन पायराइट, आयन पायराइट FeS2 सल्फाइड के रूप में है, ठीक है। और लिखिए लिमोनाइट, लिमोनाइट Fe2O3 NH2, ठीक है। ये एल्यूमिनियम के हो गए, आयन के हो गए। नेक्स्ट लिखिए, थर्ड है आपका कॉपर, कॉपर पायराइट, पायराइट का क्या था FeS2, तो CuFeS2, ठीक है। और कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस Cu2S, क्यूप्राइट, क्यूप्राइट होता है आपका Cu2O, Cu2O, ओके। मेलेकाइट होता है, एजेराइट भी होता है आपका, ओके। फोर्थ लिखो एजुराइट, फोर्थ लिखो जिंक, जिंक का जिंक ब्लेंड होता है, जिंक ब्लेंड ZnS, ZnS कैलेमाइन होता है ZnCO3 जो इसका कार्बोनेट है, ओके। जिंक ब्लेंड कैलेमाइन, जिंकाइट, जो कि क्या है ZnO, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फिफ्थ लेड, लेड का होता है गेलेना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट द केमिकल फॉर्मूला, राइट द केमिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। आंसर में लिखो फर्स्ट, आपको यहाँ पर दिए जाएंगे ना, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ। पहला लिखो एल्यूमिना, एल्यूमिना, एल्यूमिना होता है Al2O3, ठीक है। दूसरा लिखो सिलिका, सिलिका SiO2, सिलिका, ठीक है ना। तीसरा लिखो स्लेज, स्लेज,
स्लेज होता है कैल्शियम, सिलिकॉन और O3, ठीक है ना। फोर्थ लिखो बॉक्साइट। ओके, अगर मैंने आपको लिखवाया था ना बॉक्साइट का NH2O करके, तो 2H2O या NH2O आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए, तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब भी हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे। तो और इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो आपकी बुक में होंगे या अन्य भी आपको कहीं मिलते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं। किसी भी टॉपिक में डाउट आएगा तो हम लोग आने वाले सेशंस में आप लोगों को डाउट पूछ लेंगे, क्वेश्चन पूछ लेंगे। देन आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर, कुछ और नए क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।